आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मोहब्बत कर बैठे भाग 10। नयन सामने वाले सोफे पर बैठे इन दोनों की बातें गौर से सुन रहे थे और मन ही मन महादेव को धन्यवाद कह रहे थे कि उन्हें उनकी बहन सही सलामत मिल गई। अब डैड को कैसे बताएं, क्या कहें उनसे। उनके पीठ पीछे हम ये सब कुछ कर रहे थे। ये सब जानकर वो नाराज तो बहुत होंगे। अगले दिन सुबह गौरी सुबह देर से उठी तो देखा उसकी मॉम और नारायणी थी वहां सोफे पर सो रहे थे। कोई भी बेडरूम में सोने के लिए नहीं गया था। नयन सोफे पर सर टिकाए और अपने दोनों पैर टेबल पर टिकाए सो रहे थे, तो नारायणी एक तरफ सोफे के बाजू पर सर टिकाए लुढ़की हुई थी। वहीं उसी सोफे पर दूसरी तरफ सोफे के बाजू पर सिर टिकाए श्रीमती राव सोई हुई थी और नारायणी के पैर श्रीमती राव की गोद में थे। बातें करते करते कब सब वहीं सो गए, किसी को पता ही नहीं चला। गौरी मुस्कुराई और उसने अपने मोबाइल से सबकी फोटो ले ली। वो चुपके से बीच में से उठी और बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद तैयार होकर जब नीचे आई तो उसने देखा सभी उठ चुके थे और श्रीमती राव अपने दैनिक कार्य कर रही थी, यानी कि किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने नारायणी और नयन को डिस्टर्ब नहीं किया था, वैसे ही सोने दिया और बेडरूम से कंबल लाकर उनके ऊपर डाल दिया था। मॉम आज ऑफिस के लिए लेट हो गए। गौरी ने आलू का पराठा रोल करके खाते हुए कहा, हाँ बेटिया, रात कब नींद लगी पता ही नहीं चला किसी को, सब वहीं सो गए। आज तो तुम लंच कैंटीन में ही कर लेना, मैं नहीं बना पाई। कोई बात नहीं मॉम, हम कैंटीन में ही लंच कर लेंगे। अच्छा अब हम चलते हैं, हम शाम को ही लौटेंगे, तब तक इन दोनों की अच्छे से आवभगत कीजिएगा। याद रखिए मॉम, हम आपको छोड़कर इनके साथ नहीं जाएंगे। ये बात गौरी ने बहुत धीरे से कही थी ताकि बाहर ड्राइंग रूम में सोए हुए लोग ना सुन लें। श्रीमती राव गौरी के गालों में हल्की से चपत मारकर बोली, जाओ अपने ऑफिस जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। गौरी ने कबर्ड से अपने बाइक की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। बाइक को घसीटते हुए गेट से बाहर लाई और स्टार्ट किया ताकि बाइक स्टार्ट होने की आवाज से नारायणी और नयन जाग न जाएं। कुछ ही देर में गौरी अपनी बाइक में बैठे ऑफिस की तरफ जा रही थी। मिस राव, आप अपनी मर्जी से ऑफिस आ जाती हैं और अपनी मर्जी से छुट्टी ले लेती हैं। आप पूरे ऑफिस का माहौल खराब कर रही हैं। कुंवर वीर प्रताप गौरी के कैबिन के बाहर खड़े होकर गुस्से में चिल्ला रहे थे। हमने आपको सूचित कर दिया था कि हम छुट्टी ले रहे हैं और हमने अपनी लीव एप्लीकेशन आपके टेबल पर रख दिया था। आपने कहा था कि आप आधे घंटे में आ रहे हैं, हम आपसे मिलकर जाएं, और आप नहीं आए। पूरे 1.5 घंटे आपका इंतजार करने के बाद, आपको फोन करने के बाद ही हम यहाँ से गए थे। आप ही ने कहा था कि हम चले जाएं, आप नहीं आ रहे हैं ऑफिस। गौरी ने भी बिना रुके उसी टोन में उन्हें जवाब दिया। आपको अपने सीईओ से बात करने की तमीज नहीं है। आपको हमसे बात करने के लिए ट्रेनिंग लेकर आना चाहिए था। अब से 1 घंटा ज्यादा आप ऑफिस में रुकेंगी और अपने सीनियर से बात करने की तमीज सीखेंगी। वीर प्रताप शब्दों को चबाकर बोले, इस बारे में हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। आप हमारे सीईओ हैं और आपकी जिस तरह से इज्जत की जानी चाहिए, हम आपकी इज्जत करते हैं। गौरी ने जवाब दिया तो वीर प्रताप को समझ में नहीं आया कि अब वो आगे क्या कहे, इसलिए चुपचाप पैर पटकते हुए मुड़े और अपने ऑफिस में आ गए। सारे ऑफिस के लोग खड़े होकर गौरी की तरफ देख रहे थे। वीर प्रताप के ऑफिस के अंदर घुसते ही सभी लोग उसके पास आकर खड़े हो गए। क्या है, कोई तमाशा हो रहा है क्या जो आप मेरे पास आ गए हैं? क्या आपको भी लगता है कि हम अपने सीईओ से बदतमीजी कर रहे हैं? गौरी ने गुस्से में कहा, नहीं मिस राव, बल्कि हम तो खुश हैं कि आपने सीईओ साहब को सही जवाब दिया। हम में से तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती इस तरह से कहने की। आप अपनी जगह सही हैं, उसके साथ वाले कलीग ने कहा, जो उससे उम्र में काफी बड़ा और तजुर्बेकार था। थैंक यू। अब आप सब लोग अपनी सीट पर जाएं और काम करें, गौरी ने कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। सब लोग गौरी को देखते हुए और हंसते हुए अपने अपने कैबिन की ओर चले गए। मोबाइल की रिंगटोन की आवाज सुनकर नारायणी की नींद खुली तो उसने देखा कि वो अपने बेडरूम में नहीं सोई हुई है, बल्कि किसी ड्राइंग रूम में सोफे पर सोई हुई है। उसे लगा वो किसी सपने में है। उसने अपनी आंखें मली और दोबारा अपने चारों तरफ देखा। तब भी उसने अपने आप को किसी अनजान जगह में सोफे पर लेटा हुआ पाया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि क्या वो सपना देख रही है, कि वो अपनी बेटी से मिली थी और अभी भी सपने में है। क्या सपना इतना लंबा हो सकता है? उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, फिर आई तो देखा नयन भी सामने सोफे पर सर टिकाए हुए सोए हुए थे। वो सोफे से उठी और नयन के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कुंवर उठिए, बताइए कि हम सपने में हैं या सच में हम कहीं और सोए हुए हैं।
हम कहाँ हैं? हम हकीकत में हैं या अभी भी सपने में हैं? उठिए और हमें बताइए। छोटे कुंवर उठिए। नारायणी ने नयन को झकझोर दिया। उधर श्रीमती राव ने नारायणी की आवाज सुनी तो वो मुस्कुराई। वो चाय का थर्मस और कप की ट्रे उठाए ड्राइंग रूम में आ गई। आप सपना नहीं देख रही हैं, आप हकीकत में हैं और हमारे घर पर इस समय आराम कर रही हैं। श्रीमती राव हंसती हुई बोली और ट्रे टेबल पर रख दिया। नयन भी उठ गए थे और अपनी मॉम नारायणी को हैरत से देख रहे थे। क्या हुआ मॉम? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब आप ख्वाब देख रही हैं? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। आप अपने प्रिंसेस के घर में रुकी हुई हैं। नयन ने हंसते हुए कहा। श्रीमती राव ने 3 कप में चाय डाली और 2 कप उन दोनों को पकड़ा दिया। लीजिए चाय पीजिए और ये बिस्किट खा लीजिए। खाली पेट चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। श्रीमती राव ने कहा। ओह माय गॉड, हम तो इसे सपना समझ रहे थे। हमें लग रहा था कि अभी भी सपने में हैं। कितना लंबा सपना देख रहे हैं, नारायणी ने मुस्कुराकर कहा और श्रीमती राव के हाथ से चाय का कप थाम लिया। मैंने आलू के पराठे और रायता बनाया है। आप लोगों को नाश्ते में क्या पसंद है बता दीजिए, मैं तैयार कर दूंगी। तब तक आप लोग नहा धोकर तैयार हो जाइए। हाँ, हम चाय पीकर नहाने चले जाते हैं, लेकिन नाश्ता बिल्कुल सही है। आलू का पराठा और रायता। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। बस थोड़ा सा बटर चाहिए पराठे के साथ खाने के लिए। नारायणी ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन मैंने पराठे देसी घी में बनाए हैं, तो क्या बटर की ज़रूरत पड़ेगी? श्रीमती राव हैरानी से नारायणी को देखते हुए बोली। जी, हम उत्तर भारत के लोग खासकर दून घाटी के पंजाबी पराठे के साथ देसी घी या बटर, दही, अचार सभी कुछ एक साथ देते हैं। चाय पराठे देसी घी में ही क्यों ना बने हों। नारायणी मुस्कुरा कर बोली। श्रीमती राव ये सुनकर हंसकर बोली। मेरे पास घर का बना हुआ सफेद मक्खन है, क्या ये चलेगा? अरे वाह, घर का बना हुआ सफेद मक्खन, क्या बात है। बरसों बाद खाने को मिलेगा, नारायणी बोली। अपनी चाय खत्म करके वो उठी और उस बेडरूम की तरफ बढ़ गई जो उसके लिए रेडी किया गया था। श्रीमती राव ड्राइंग रूम में बैठे चारों तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि अब कुछ दिनों बाद मेरा ये घर बिना गौरी के खाली हो जाएगा। कैसे रहूंगी मैं उसके बिना? उसका मन अजीब सा हो रहा था। वो वहां से उठी और अपने बेडरूम में चली आई। लंच का समय हो गया था। आज गौरी लंच लेकर नहीं आई थी, इसीलिए कैंटीन में जाकर उसने अपना खाना और आलू चाट ऑर्डर किया और कोने के सीट में जाकर बैठ गई। मैं सिट हियर? आवाज सुनकर गौरी ने सर उठाकर देखा तो सामने अंशुल प्रताप खड़े उसे देख रहे थे। लेकिन आज हम अपना घर का खाना लेकर नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, हम आपका आलू चाट खा लेंगे। सच में बहुत टेस्टी है आलू चाट। अरे तो हमारी प्लेट से आलू चाट क्यों खाएंगे? आप अपना अलग से ऑर्डर दे दीजिए ना। वो क्या है ना, अगर हमने ऑर्डर कर दिया तो हम इतना सारा खा नहीं सकते हैं। हमें तो बस 2-4 पीस खाना होता है, क्योंकि हमारा खाना तो। उन्होंने इतना ही कहा था कि नजर उठाकर ऊपर देखते तो सामने वीर प्रताप खड़े थे। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? क्या आप भूल गए हमने आपसे क्या कहा था? वीर प्रताप ने अंशुल प्रताप को घूर कर देखा और गुस्से में कहा। दादा भाई साहब, वो हम इनसे पूछने आए थे कि अंशुल प्रताप हकलाने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वापस चलिए, लंच के बाद भी बातें की जा सकती हैं। अंशुल प्रताप धीरे से मुड़े और जाने लगे। रुकिए कुंवर अंशुल प्रताप जी, देखिए हमारा खाना और आलू की चाट आ गई है, उसे खाकर जाइएगा। गौरी ने वीर प्रताप की तरफ देखकर अंशुल प्रताप से कहा। अंशुल कभी गौरी को देखते और कभी वीर प्रताप को। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनमें अपने बड़े भाई साहब की बात को काटने की हिम्मत नहीं थी और ना ही गौरी को मना करने का मन था। सुना नहीं आपने? अपने कैबिन में चलिए, वीर प्रताप गंभीर स्वर में बोले। ये आलू चाट की प्लेट तो लेकर जाइए, गौरी बोली। नहीं, आप खा लीजिए, अंशुल प्रताप धीरे से बोले। अच्छा ठीक है, हम आपके कैबिन में ये आलू चाट भिजवा देते हैं। इतना कहकर वो उठी और कैंटीन के काउंटर पर चली गई। उसने वहां पर एक आलू का चाट पैक करवाया और लड़के से कहकर ऑफिस में अंशुल प्रताप के कैबिन में रखवाने के लिए कह दिया। जब वो लौट कर आई तो देखा वहां पर दोनों कुंवर मौजूद नहीं थे। गौरी मन ही मन हंसने लगी। आज तो छोटे कुंवर की खैर नहीं। उसे इस बात पर मजा भी आ रहा था कि उसने वीर प्रताप के सामने अंशुल प्रताप से आलू की चाट खाने के लिए कह दिया था, यानी कि वीर प्रताप को चिढ़ने का एक और मौका दे दिया था। अब देखना है कि कैबिन में जाकर कौन सी चाट खिलाते हैं अंशुल प्रताप को, जो आपने आपको बड़ो ही 30 मार खा समझ रहे थे। गौरी अकेले हंसने लगी। कुछ ही देर में उसका खाना टेबल पर आ गया था और वो अपना खाना खाने लगी।
आपसे कहा था ना कि आप मिस राव के आसपास नहीं जाएंगे। वीर प्रताप ने घूरते हुए अंशुल प्रताप से कहा। दादा भाई साहब, हम तो ऐसे ही चले गए थे। अंशुल प्रताप ने निगाहें नीचे करके कहा। वैसे आप कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हैं। इन छोटे लोगों के बीच में बैठकर खाना पीना क्या अच्छा लगता है आपको? ये भी सुना है कि आप स्टाफ की अन्य लड़कियों से भी ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं। वीर प्रताप अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे अंशुल प्रताप के चेहरे पर घूरते हुए कह रहे थे। दादा भाई साहब, अगर थोड़ा बहुत किसी से बात कर लिया, हंसी मजाक कर लिया तो क्या बुरा किया। वैसे भी हम यहाँ अकेले बोर हो जाते हैं। यहाँ हमारा कोई दोस्त भी तो नहीं है। ऑफिस में सबसे मिलजुल कर रहना ताऊजी महाराज ने यही तो सब सिखाया है ना। आप तो हमसे बात करते ही नहीं हैं, सिर्फ ऑर्डर देते हैं। तो हम बोर नहीं होंगे क्या? हमने ही तो आपको यहाँ आने का आइडिया दिया था और आप हमसे इस तरह से पेश आ रहे हैं। अंशुल प्रताप ने रोनी सूरत बनाकर कहा। लेकिन किसी पर लाइन मारने की तो बात नहीं सिखाई थी ना उन्होंने। अंशुल प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दीजिए, वो घुर्राए। हम किसी पर भी लाइन नहीं मारते दादा साहब। आप ऐसे मत कहिए। हम सबसे अच्छे दिल से बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप हमारे साथ जुबान चला रहे हैं। वीर प्रताप ने उन्हें घूर कर देखा। दादा भाई साहब, हम आपको जवाब दे रहे हैं। अंशुल अब चिढ़ चुके थे अपने बड़े भाई के सवाल जवाब से। दादा भाई साहब, अगर आपको हमारा रवैया अच्छा नहीं लगता तो हम वापस स्वर्णगनी जा रहे हैं। अंशुल प्रताप ने कहा और वापस मुड़कर बाहर निकलने लगे। रुकिए, लंच करके जाइएगा। डाइनिंग रूम में लंच तैयार है। हमें नहीं खाना है। इतना कहकर वो रूम से बाहर चले गए। वीर प्रताप ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, फिर कुर्सी के हेड रेस्ट पर सर टिका दिया और कुछ सोचने लगे। फिर तुरंत ही उन्होंने फोन उठाया और गेटमैन गेट पर खड़े सिक्योरिटी मैन को लगाकर बोले, कुंवर अंशुल प्रताप यहाँ से निकल रहे हैं, उन्हें जाने न दिया जाए। वापस मेरे पास भेजिए तुरंत। कहकर उन्होंने फोन रख दिया और डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गए। गौरी ने बड़े चीयरफुल मूड में ऑफिस का काम निपटाया और ठीक 5:30 बजे घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने लैपटॉप ऑफ किया, सारी फाइल्स करीने से लगाई, अपना टिफिन बैग उठाया, बैग में डाला और उसके बाद अपने कैबिन से बाहर निकल गई। ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची ही थी बाहर जाने के लिए कि तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम, आपको सीईओ साहब बुला रहे हैं। गौरी को ये सुनकर बहुत जोर से गुस्सा आया। वो बड़बड़ाई, 5:30 से पहले नहीं बुला सकते थे क्या मुझे? ठीक उसी समय बोलना जरूरी है जब मैं ऑफिस से बाहर निकलने वाली थी। मुझे मन और आंखों में गुस्सा भरे वो वीर प्रताप के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, मैं कम इन सर? यस, कम इन एंड सिट डाउन। बिना उसकी तरफ देखे उन्होंने जवाब दिया, एनीथिंग इम्पोर्टेंट सर? यस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई से सिट डाउन, आई मीन सिट डाउन। यू हैव टू ओबे माई ऑर्डर। वीर प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा। गौरी ने बिना बोले चेयर खींचा और गुस्से से उस पर धम से बैठ गई। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर हर समय वीर प्रताप से भिड़ना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे चुकी थी। लंच में भी उनकी परवाह किए बिना अंशुल प्रताप को आलू चाट खाने का ऑफर दिया था। साथ ही उनके कैबिन में आलू चाट भिजवा दिया था। पता नहीं अंशुल प्रताप को कितनी डांट पड़ी होगी। यही सोचकर वो चुपचाप से बैठ गई। वीर प्रताप ने इंटरकॉम फोन पर रिसेप्शनिस्ट से 2 कॉफी ऑफिस में भेजने के लिए कहा और गौरी के आगे रख दिया। इसे ध्यान से पढ़िए और 20 मिनट में इसके समरी और पॉइंट्स बनाकर हमें दीजिए। इट्स अर्जेंट। जी सर। इतना कहकर उसने फाइल अपने हाथ में लिया और अपने कैबिन में जाने के लिए उठ खड़ी हो गई। यहीं बैठकर काम करिए हमारे सामने, उन्होंने ऑर्डर दिया। गौरी ने एक नज़र घूर कर उनकी तरफ देखा और फिर अपने साथ लाई नोटबुक और पेन को हाथ में लिया। फाइल खोलकर उसे पढ़ते हुए मेन पॉइंट्स नोट करने लगी। वीर प्रताप चुपचाप से बैठे उसके चेहरे पर पल पल बदलते हुए भाव को देख रहे थे। अभी कुछ देर पहले तो हमें घूर कर देख रही थी और अब काम में इतनी तल्लीन हो गई है कि ध्यान ही नहीं कि उसके सामने कोई बैठा भी है। थोड़ी ही देर में चपरासी कॉफी और बिस्किट की ट्रे लेकर आ गया और उसने कॉफी की ट्रे टेबल पर रख दिया। तुम जाओ, उन्होंने चपरासी से कहा। चपरासी चुपचाप बाहर निकल गया। वीर प्रताप ने अपने हाथ में एक कॉफी का कप उठाया और गौरी के आगे रख दिया। पहले कॉफी पीजिए एंड दिस इज माय ऑर्डर। वैसे तो जॉब एग्रीमेंट में कॉफी पीने का क्लोज मेंशन नहीं था, फिर भी आप हमें मना करने के बावजूद भी बार बार कॉफी ऑर्डर करते हैं। क्या हम जान सकते हैं ऐसा क्यों? गौरी ने उनकी तरफ देख कर कहा, पहले आप ये बताइए कि आपको हमारे साथ कॉफी पीने में क्या तकलीफ है। क्या आप जानती हैं सीनियर मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, जूनियर मैनेजर सभी हमारे साथ बैठकर कॉफी पीते हैं, तो आपको क्या तकलीफ है?
और ये भी जान लीजिए कि हम ऑफिस की किसी भी गर्ल को कॉफ़ी ऑर्डर नहीं करते हैं। आप पहली गर्ल हैं जिन्हें हम कॉफ़ी ऑफ़र कर रहे हैं। इट मीन अंडरस्टैंड, हमें अपने सीनियर के साथ बैठकर कॉफ़ी पीने में अच्छा नहीं लगता, खासकर आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। गौरी ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया। क्यों, हमें क्या कांटे उगे हुए हैं? गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर रुककर बोले, क्या आप शुरू से ही इतने बदतमीज हैं? वीर प्रताप ने गौरी को घूर कर देखा। आप हमसे तो कहते हैं कि हम आपको घूरते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है, आप लगातार हमें घूर रहे हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता जब कोई हमें घूरता है। अच्छा, कॉफी पीजिए, पहले बहस बाद में कर लीजिएगा और काम पूरा करिए, फिर अपने घर जाइए। बेकार में बहस करेंगी तो आप लेट हो जाएंगी। इतना कहकर उन्होंने बिस्किट का प्लेट उसके आगे कर दिया। वो जानते थे कि वो जितनी बोलेंगे उससे ज्यादा वो उनका जवाब देगी, और वो भी अकड़ कर। बेहतर है उसके साथ बहस ही ना किया जाए। यही सोचकर उन्होंने उसे कॉफी पीने को कह दिया। खाली पेट कॉफी पिएंगी तो एसिड बनेगा, इसीलिए बिस्किट ले लीजिए। थैंक्स फॉर द केयरिंग, गौरी ने कुड़न भरे शब्दों में कहा और एक बिस्किट उठा लिया और खाने लगी। कॉफी पीकर काम खत्म करते करते करीब 1 घंटा हो गया था। उसने काम खत्म किया, मोबाइल में टाइम देखा तो 6:30 बज रहे थे। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो चुपचाप थी। उसने अपना काम खत्म किया, फाइल बंद की और जो नोट्स बनाए थे उसे फाइल के ऊपर रखकर वीर प्रताप के सामने रख दिया। चेक कर लीजिए, आपने काम पूरा कर लिया है, अब आप जाइए, हम चेक कर लेंगे। बाहर में जाइए आप, मन ही मन गौरी ने कहा और अपना बैग उठाए बाहर निकल गई। उसके जाते ही वीर प्रताप अकेले ही जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें याद आ रहा था कि किस तरह से वो लड़के पल पल अपने चेहरे के भाव बदल रही थी। उसका अकड़ना, उसका कुड़ना, उसका घूरना सब याद कर रहे थे और हंस रहे थे। गौरी घर पहुंची, उसने अपनी बाइक साइड में लगाई और ड्राइंग रूम के अंदर चली गई। श्रीमती नाव, नारायणी और नयन ड्राइंग रूम में बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। आज आप क्यों लेट हो गई? नयन ने प्यार से पूछा। जैसे ही ऑफिस का काम खत्म किया और निकलने लगी तो उस खड़ूस सीईओ ने हमें बुला लिया काम करने के लिए। हमें गुस्सा तो बहुत आया था, पर क्या करते, उनका कहा तो मानना ही था। जब साथ में लॉन्ग टर्म जॉब करना है, इसीलिए लेट हो गए। अच्छा बताइए, आप मॉकटेल पियेंगे या चाय कॉफी? नयन ने पूछा। क्या आप बनाएंगे? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नयन की तरफ देखा। हम बनाएंगे, आपको कोई ऐतराज है? नयन ने हंसते हुए कहा। नहीं, ठीक है, अब आप जाकर चेंज कर लीजिए, तब तक हम आपके लिए मॉकटेल बनाकर लाते हैं। इतना कहकर वो किचन की तरफ चले गई और गौरी अपने बेडरूम की तरफ जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। जैसे ही अपने बेडरूम में घुसी, गौरी की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बड़े जोर से चिल्लाई, मॉम मॉम। श्रीमती राव गौरी के चिल्लाने की आवाज सुने हुए भागकर ऊपर आई। क्या बात है बेटा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा। ये सब क्या है मॉम? उसने अपने 3 सूटकेस, 2 बड़े बड़े बैग्स की तरफ इशारा किया। बेटा, मैंने इसमें तुम्हारे कपड़े और बाकी सामान पैक कर दिया है। तुम लोग कल यहाँ से निकल रहे हो। मैंने तुम्हारा नाइट सूट निकाल कर बाहर रख दिया है और कल पहनने वाले कपड़े भी इस अलमारी में रख दिए हैं। श्रीमती राव ने बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया, मगर उनकी आवाज भर्रा गई थी। कैसे बात करती हैं मॉम? किसने कह दिया कि हम यहाँ से जा रहे हैं? अब हम बड़े हो गए हैं, हमसे पूछे बिना आप हमारे लिए फैसले नहीं ले सकती हैं। हमें पता है हमें क्या फैसला लेना है। गौरी ने घूर कर श्रीमती राव की तरफ देखा। श्रीमती राव ने गौरी की तरफ देखा और फिर उसने अपने गले से लगाकर रूंधे गले से बोली, मेरी बच्ची, मैं खुद तुम्हें यहाँ से भेजना नहीं चाहती, मगर मैं जानती हूँ अब मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा अपना परिवार है। तुम्हारी माँ है, पिता है, 2 भाई हैं, 2 भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है। अब मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। अगर मैं रोकने की कोशिश करूंगी तो वो तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से ले जाएंगे। बेहतर है मैं अपने आप को संभालूं और तुम्हें उनके साथ भेज दूं। नहीं मॉम, हमारी मर्जी के बिना हमें कोई भी कहीं से नहीं ले जा सकता है, और ना ही आप भेज सकती हैं। हम बालिग हो गए हैं, हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ जाना है। आप फिक्र ना करें, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आप ही के साथ रहेंगे। चलिए, अपने आप को संभालिए और नीचे चलिए, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गौरी ने बड़े प्यार से श्रीमती राव के माथे को चूमा और अपनी बाहों से अलग किया और उन्हें नीचे भेज दिया।
कुछ ही देर में गौरी भी अपने कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर नीचे आ गई। नीचे आई तो उसने देखा नयन उसके लिए मॉकटेल और स्नैक्स में कटलेट्स बनाकर ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर सजा दिया था। गौरी चुपचाप सोफे पर बैठ गई और कटलेट खाने लगी। अगले दिन सुबह गौरी जल्दी से उठी और नहा धोकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगी। तभी नारायणी बेडरूम से निकलकर बाहर आई और बड़े प्यार से पूछने लगी, प्रिंसेस कहाँ जा रही हैं आप? हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, गौरी ने जवाब दिया। हाँ ठीक है, आप जाइए और आज ही रिजाइन देकर आ जाइए। आपको तो पता है ना, आप हमारे साथ मुंबई चल रही हैं, नारायणी ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखकर कहा। यह सुनते ही गौरी के तन बदन में आग लग गई, मगर वो कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया और फिर धीरे से बोली, मैम हम अभी आपके साथ नहीं जा सकते, शाम को आते हैं फिर आपसे बात करते हैं। आप हमें मॉम ना कहकर मैम कह रही हैं। चलो कोई बात नहीं, इतनी जल्दी आदत नहीं बदलती है। लेकिन बेटा, हमने तो आज शाम की फ्लाइट की टिकट बुक कर लिए हैं, दोपहर बाद हमें निकलना है। हमारा ख्याल है कि आप 12 बजे तक वापस लौट आइए, अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करके आ जाइए। अगर आपको ज़रूरी जाना है तो आप चले जाइए और अपना काम निपटा के आ जाइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। मगर फ़िलहाल हम आपके साथ जाने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हम लेट हो रहे हैं, चलते हैं। हो सके तो रुक जाइए, आज बहुत सारी बातें करनी है आपसे इस बारे में। इतना कहकर गौरी ड्राइंग रूम से बाहर निकली और पोर्च पे आकर अपनी बाइक स्टार्ट कर बाहर निकल गई। गुस्से में बड़बड़ाती भुनभुनाती हुई बाइक राइड करते हुए, किसी को गाली देते हुए, कभी दूसरों से गाली खाते हुए आखिर ऑफिस पहुंच ही गई। पार्किंग में पहुंचकर बड़ी जोर से उसने बाइक का ब्रेक लगाया, जिससे बड़ी जोर की आवाज हुई। बाइक पलट गई थी। बाइक के साथ ही गौरी भी गिर गई। पार्किंग में खड़े सभी लोगों की नजर उस पर पड़ी तो सब भागते हुए उसके पास आए। क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? अंशुल प्रताप सबसे आगे आए और उसे उठाते हुए बोले, हाँ हाँ हम ठीक हैं, हमें छोड़िए, हमें अपनी बाइक उठानी है। गौरी अंशुल प्रताप के पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अरे बाइक की चिंता आप मत करिए, उधर देखिए, अपनी बाइक उन्होंने उठा दी है। इतना कहकर उन्होंने इशारा किया तो उसने देखा किसी दूसरे कलीग ने बाइक को उठाकर खड़ा कर दिया था। क्या हो रहा है यहाँ? वीर प्रताप अपनी कार से उतरे और उनके पास आकर बोले। गौरी अभी भी अंशुल प्रताप की बाहों में थी। अंशुल प्रताप ने उन्हें साइड हक किया हुआ था। वीर प्रताप ने कड़ी नजरों से अंशुल प्रताप की तरफ देखा। अंशुल प्रताप सकपकाए और गौरी के कंधे से अपना हाथ हटा लिया। उससे दूर जाकर खड़े हो गए। ओहो, खड़ूस सीयू को पसंद नहीं कि उनका छोटा भाई हमारे करीब खड़ा रहे। गौरी ने वीर प्रताप को अंशुल को घूरते हुए देखा और उन्हें सकपकाते हुए दूर हटते देखा तो उसे समझ आ गया था। कुछ सोचकर गौरी ने जानबूझकर अपना हाथ अंशुल प्रताप की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर हो गए थे, इसीलिए वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। वो गिरने ही वाली थी कि वीर प्रताप ने बड़ी तेजी से आगे आकर उन्हें थाम लिया। उन्होंने लपक कर गौरी को पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। अब गौरी उनकी बाहों में थी। अंशुल प्रताप दूर खड़े हुए बहुत गंदा लुक दे रहे थे वीर प्रताप को। अंदर ही अंदर वो चिढ़ गए थे उनसे। अब हम ठीक हैं, हमें छोड़ दीजिए, धीरे से गौरी ने वीर प्रताप से कहा। वीर प्रताप ने गहरी नजर से उसको देखा और फिर सीधा खड़ा करके छोड़ दिया। कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? उन्होंने पूछा। अभी चेक करते हैं, शायद घुटने में लगी है, हथेलियों में भी। इतना कहकर उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों में देखा तो वहां पर पथरीले फर्श की रगड़ लगी हुई थी और उस जगह से खून रिस रहा था। वीर प्रताप ने जल्दी से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और देखने लगे। ओ माय गॉड, खून निकल रहा है, आपको डॉक्टर के क्लिनिक में जाना पड़ेगा। घुटने में भी चेक कर लीजिए, शायद वहां भी ज्यादा चोट लगी हो। वो अपनी आवाज में नरमी लाते हुए बोले। आप फिक्र ना करें, ये तो छोटी मोटी चोट है, शाम तक ठीक हो जाएगी। घर जाकर हल्दी दूध पी लेंगे तो हम सुबह तक सही हो जाएंगे। इतना कहकर गौरी ने अपना बैग उठाया और ऑफिस की तरफ जाने लगी। सुना नहीं आपने, हम आपको क्लिनिक जाने के लिए कह रहे हैं, वीर प्रताप सख्ती से बोले। ड्राइवर जल्दी से कार यहाँ लाइए, वो बड़े जोर से चिल्लाए। तुरंत ही ड्राइवर वहां पर कार लेकर आ गया। उन्होंने कार के पीछे का दरवाजा खोला और गौरी को धक्का देकर अंदर बैठा दिया। फिर पास खड़े एक ऑफिस कर्मचारी को बुलाकर आगे बैठने को कह दिया। फिर ड्राइवर से बोले, इन्हें लेकर मिस्टर सिंह के क्लिनिक में जाइए और इनको फर्स्ट एड दिलवाइए।
इतना कहकर खुद ऑफिस की तरफ चले गए। अंशुल प्रताप दूर खड़े देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके भाई साहब लिफ्ट से ऊपर अपने ऑफिस में चले गए हैं, वो दौड़कर कार के पास आए और गौरी के पास बैठ गए। ड्राइवर साहब, कार चलाइए। अंशुल प्रताप ने ऑर्डर दिया। जी, जैसे कि आप ही का इंतजार कर रहा था मैं, ड्राइवर ने हंसते हुए कहा और कार आगे बढ़ा दी। अरे हमें ज्यादा चोट थोड़ी लगी है, और इतना तो हमेशा ही लगता रहता है। शाम को हल्दी दूध पी लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन बड़े साहब का ऑर्डर है कि आपको डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए। हमारी मजबूरी है मैडम, हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उनको दिखा देंगे। वो आपको जो दवा देंगे आप ले लीजिएगा प्लीज। कम से कम सीईओ साहब के गुस्से से तो बच जाएंगे हम लोग, वरना नौकरी से निकलने में भी गुरेज नहीं करेंगे हमें, ड्राइवर ने कहा। गौरी अब चुपचाप होकर बैठ गई थी जब उसने ड्राइवर की बात सुनी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी सी जिद की वजह से ड्राइवर की नौकरी चली जाए। थोड़ी ही देर में कार क्लिनिक के आगे खड़ी थी। अंशुल प्रताप जैसे ही कार से उतरे उनका फोन बजने लगा। उन्होंने देखा तो फोन में वीर प्रताप का नंबर फ्लैश हो रहा था। उन्होंने कॉल रिसीव किया तो उधर से वीर प्रताप ने पूछा, कहाँ हैं आप? जी हम नीचे कॉफ़ी पी रहे हैं। अंशुल प्रताप ने झूठ बोल दिया। कॉफ़ी पीकर जल्दी हमारे पास आइए। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मर ही गए, सही कहती हैं आप, इन्हें खड़ूस सीईओ। अंशुल प्रताप अपने माथे को हल्के से मारते हुए बड़बड़ाए, जिसे सुनकर गौरी जोर से हंस पड़ी। अब पता चला हम आपके भाई साहब को खड़ूस क्यों कहते हैं, गौरी ने हंसते हुए कहा। इन दोनों की बात सुनकर ड्राइवर और ऑफिस का कर्मचारी मुस्कुराने लगे। कुछ ही देर में डॉक्टर ने गौरी के दोनों घुटनों में लगे चोट पर दवा लगाकर पट्टी कर दी थी। हथेलियों में बैंडेज लगा दिया था और खाने के लिए कुछ टैबलेट दे दिया। घुटनों में ज़्यादा चोट आई है आपके, ख्याल रखिएगा, पानी नहीं पड़ना चाहिए। 2 दिन बाद ड्रेसिंग करवाने आ जाइएगा, डॉक्टर साहब ने कहा। जी सर, हम ख्याल रखेंगे, गौरी ने जवाब दिया। फिर सभी साथ में कार में वापस बैठकर ऑफिस निकल गए। चूंकि आज गौरी के हाथ और घुटनों में चोट लगी थी, इसीलिए उसे काम भी नहीं दिया गया। सुबह से खाली बैठी हुई थी वो। लंच में वीर प्रताप उसके कैबिन में आए और आदेश दिया कि आप हाफ डे लीव लेकर घर चले जाइए और आराम करिए। और हाँ, आपको बाइक चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कार आपको घर छोड़ देगी। इतना कहकर वो जाने लगे तो गौरी ने कहा, हम ऑटो से चले जाएंगे। जस्ट शट अप, आपको एक बार में हमारी बात समझ में नहीं आती क्या? और आपको हमारी बात काटने का बहुत शौक है, लेकिन हमें ये सब पसंद नहीं। आप हमारी कार में जा रही हैं, उठिए, खड़ी हो जाइए, हम आपको कार तक छोड़ कर आते हैं। कहकर उन्होंने गौरी की बाह पकड़ी और खड़ा कर दिया। चलिए, उन्होंने आदेश दिया। अपना बैग तो उठा ले हम, गौरी ने फंसी हुई आवाज़ में कहा। वीर प्रताप ने टेबल से बैग उठाकर खुद पकड़ लिया और उसे बाह से पकड़कर खींचते हुए लिफ्ट तक आ गई। लिफ्ट का बटन दबाया, कुछ ही देर में लिफ्ट खुल गया और उसमें गौरी को लिए हुए ही घुस गए। लिफ्ट नीचे आई तो वो बाहर निकले और गौरी की बाह को पकड़ते हुए ही कार की तरफ बढ़ गए, जो सामने तैयार खड़ी थी। उसमें गौरी को बैठा दिया और ड्राइवर से कहा, इन्हें घर छोड़कर आइए। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी, तब वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। बहुत जिद्दी लड़की है, भगवान जाने इनका भविष्य क्या होगा, कैसे इस व्यवहार से अपना जीवन बिताएंगी। लिफ्ट के अंदर खड़े खड़े वो बड़बड़ाने लगे। कार से उतरकर गौरी अपने गेट की तरफ बढ़ गई और गेट खोलकर लंगड़ाते हुए आंगन पार करके अपने घर के बरामदे पर पहुंच गई। जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया तो देखा कि तीनों डाइनिंग एरिया में बैठे लंच कर रहे थे। अरे आ गई बिटिया रानी, श्रीमती राव अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। अरे बैठे रहिए मॉम, मैं जरा अपने रूम में जा रही हूँ, आप लंच कर लीजिए आराम से। इतना कहकर वो लंगड़ाती हुई अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। उसको लंगड़ाता देखकर तीनों चौंक गए। अरे क्या हुआ, लंगड़ा क्यों रही हो? तीनों एक साथ बोले। नयन अपने चेयर से उठी और एकदम से गौरी के पास आ गई। कुछ खास नहीं, घुटने में और हथेलियों में चोट लगी है। वो क्या था ना कि ऑफिस के पार्किंग में बाइक फिसल गई थी। ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन उस खड़ूसियों ने जबरदस्ती डॉक्टर के पास भेज दिया और पट्टी शट्टी करवा दी और हाफ डे छुट्टी भी दे दी। गौरी हंसते हुए बोली, लेकिन तुम तो लंगड़ा रही हो, श्रीमती राव ने कहा। कहा ना, घुटने में थोड़ी सी चोट लगी है। चोट भी नहीं, बस सिर्फ खरोंच आई है। चलिए हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं। इतना कहकर नयन ने गौरी को गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। क्या कर रहे हैं आप, हमें छोड़िए, हम धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? प्रिंसेस आप चुप रहिए, नयन ने कहा और गौरी को गोद में उठाए ऊपर ले जाकर उसके बेडरूम के आगे खड़ा कर दिया।
गौरी हंसते हुए अपने बेडरूम के अंदर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कुछ ही देर में उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए। उसने दरवाज़ा खोला ही था कि देखा श्रीमती राव हल्दी वाला दूध लेकर रूम में ही आ गई थी। पीछे पीछे नारायणी और नयन भी चले आ रहे थे। तीनों आकर बेड पर बैठ गए और उसे देखने लगे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप हमें? आपको देख रहे हैं, सुबह तो ठीक ठाक गई थी यहाँ से और अब आई है तो चोट लगा कर आई हैं, नारायणी ने कहा। गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध पियो, उसके बाद खाना खा लो, श्रीमती राव ने कहा। गौरी ने मुस्कुराते हुए हल्दी वाला दूध का ग्लास अपने हाथ में ले लिया और फूंक फूंक कर पीने लगी। आप लोग तो दोपहर बाद एयरपोर्ट जाने वाले थे, किस टाइम जाएंगे? गौरी ने नारायणी की तरफ देखकर पूछा। आज के टिकट हमने कैंसिल कर दिए हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं इसीलिए रुक गए, नारायणी ने कहा। क्या बात करना चाहती हैं आप हमसे? गौरी ने पूछा। आप अभी आराम कर लीजिए, शाम को बात करते हैं। आराम ही आराम है, आप फिक्र ना करें, आपको जो कहना है आप कह दीजिए। श्रीमती राव सामने कुर्सी पर बैठ गई थी और गौरी को देखे जा रही थी। बेटा, कल रात आपसे बात हुई थी ना कि हम सब आज मुंबई के लिए निकलेंगे, तो आप भी साथ हमारे जा रहे थे। फिर क्या हुआ जो आप रुक गई? आंटी, हमने आपसे अपने जाने की कोई बात नहीं कही थी। आप ही ने कहा था कि आप लोग जा रहे हैं, बस इतने से बात हुई थी। हमने अपने जाने के लिए सहमति नहीं दी थी। हम आपके साथ मुंबई नहीं जाना चाहते हैं, हम यहीं रहना चाहते हैं। आप हमसे मिलने आते रहिएगा। लेकिन क्यों? आप तो जानती हैं कि आप हमारे परिवार की खोई हुई बच्ची हैं, जो अब हमें मिल गई है। फिर आपको वहाँ जाने में क्या परेशानी है? आपने तो हमें पैदा किया, 6 साल परवरिश की और खो दिया, लेकिन उसके बाद क्या? लेकिन उसके बाद से अब तक मॉम ने हमें पाला पोसा है, हमारी परवरिश की है, हमें पढ़ाया लिखाया है। जब कभी हम बीमार हुए हैं, रातों में जाग कर हमें अपनी गोद में उठाकर बैठी रही हैं। जब कभी बुरे सपनों में रातों में डरे तो अपने सीने से चिपका कर सुलाया हमें। हमारी तीमारदारी की है इन्होंने, हमारे नखरे सहे हैं, हमारी तकलीफ़ें सही हैं, गलत लोगों की नज़रों से बचाया है हमें, गलत हाथ में पड़ने से बचाया है हमें। अब हम आपको पा लेने के बाद कैसे इन्हें इस तरह से छोड़कर जा सकते हैं? हमारे जाने के बाद इनका क्या हाल होगा, क्या आपने कभी सोचा है? आपको तो तसल्ली हो गई थी कि हम खो गए हैं और इतने सालों तक आप यहाँ कभी आए भी नहीं, तो आपने कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ जा सकते हैं? ये आपकी गलतफहमी है कि हम आपकी बच्ची हैं तो आपके साथ चले जाएंगे। प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से आज ही, हम आपके साथ नहीं जाएंगे कभी भी। हम अपनी मॉम को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, गौरी ने गंभीर शब्दों में कहा। गौरी बेटे, क्या कह रही हो तुम? अपने से बड़ों से किस तरह से बात की जाती है, क्या भूल गई तुम? क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? श्रीमती राव ने उसे डांटा। आंटी जी, प्लीज़ आप चुप हो जाइए, हमारी प्रिंसेस सही कह रही है। ऐसे कैसे वो आपको छोड़कर हमारे साथ जा सकती है? हम अपने प्रिंसेस की भावनाओं को समझते हैं। कुंवर नयन सामने आकर बोले। छोटे कुंवर, आप क्या कह रहे हैं? नारायणी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नयन को देखते हुए कहा। हाँ मॉम, हम सही कह रहे हैं। आप प्रिंसेस के मन की दशा को समझने की कोशिश कीजिए, उनका कहना सही है। इतना कहकर नयन ने उनकी तरफ कुछ इशारा किया तो वो चुप हो गई। ठीक है प्रिंसेस, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। कल हम चले जाते हैं, आज तो रुक जाएंगी ना? आपकी भी तबीयत खराब है? नयन ने बड़े प्यार से गौरी की तरफ देखते हुए पूछा। गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नयन की तरफ देखा, मगर बोली कुछ नहीं। बोले प्रिंसेस, क्या आज की रात हम आपके पास रुक जाएं? नयन दोबारा बोले। भैया, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, मगर हम मजबूर हैं। ये आपका भी घर है, जब तक चाहे आप यहाँ रह सकते हैं, कभी भी हमसे मिलने आ सकते हैं। हम आपकी बहन हैं, प्रिंसेस हैं, ये हमारी मॉम है। हमें मालूम हो गया है, लेकिन हम इंदौर में रहे हैं, पले बड़े हैं, जॉब कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जिस मॉम ने हमारी परवरिश की है, उन्हें छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं। अगर हम आपकी मॉम को अपने साथ ले जाएं, तो आप चलेंगे फिर? नयन ने पूछा। कुंवर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? श्रीमती राव एकदम बोल पड़ी। जहाँ जहाँ हमारी प्रिंसेस रहेगी, वहीं आप ही रहेंगी, बस फैसला हो गया।
अब आप दोनों नीचे जाइए, प्रिंसेस के लंच की तैयारी करें। नयन ने दोनों मॉम को नीचे जाने को कहा। दोनों चुपचाप नीचे आ गई। श्रीमती राव ने गौरी को बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वो उन्हें छोड़कर जाने को राजी नहीं हुई। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते समय, छोटे कुंवर, आप मुंबई वापस चले जाइए और अपना काम संभालिए। आपके डैड के आने में अभी 3 दिन बाकी हैं, तो हम उसी दिन आएंगे जिस दिन आपके डैड मुंबई पहुंचेंगे। हम उनसे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, नारायणी ने कहा। लेकिन क्यों मॉम, अचानक प्रोग्राम चेंज कैसे कर दिया आपने? नयन ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा। इतने सालों बाद तो हमारी बेटी हमें मिली है और हम उन्हें इतनी जल्दी छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अभी तो हमने उन्हें गौर से देखा भी नहीं है। नारायणी ने गौरी की तरफ देखकर कहा। बेटा, हम रुक जाए ना आपके साथ? इसने तो कोई ऐतराज नहीं है ना आपको? गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नारायणी की तरफ देखा। इस समय दोनों एक दूसरे को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी और ऐसा लग रहा था मानो शीशे में एक दूसरे को देख रहे हों। हाँ हाँ, आप रुकिए ना, आप ही का घर है। जब तक चाहे आप यहाँ रुक सकती हैं, जब चाहे आप यहाँ आ सकती हैं, श्रीमती राव ने कहा जब उन्होंने देखा कि गौरी कोई जवाब नहीं दे रही है। चलो जी, अब तो आपकी परमिशन भी मिल गई है, तो हम रुक रहे हैं। अभी 3 दिन बाकी हैं, यानी आज, कल और परसों। उसके नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे की फ्लाइट से हम मुंबई के लिए टेक ऑफ कर जाएंगे। आपके डैड तो दोपहर तक लैंड करेंगे, तो डैड को पता ही नहीं चलेगा, नारायणी ने खुश होकर कहा। इस समय वो ऐसी खुश हो रही थी मानो उसे कोई मनपसंद खिलौना मिल गया हो। उसके चेहरे पर मिलियन टन्स खुशी झलक रही थी। श्रीमती राव और नयन नारायणी को छोटे बच्चे की तरह खुश होते हुए देख रहे थे। मॉम, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी, और वो खड़ूस फिर से मुझे कोई बात सुना देंगे। इतना कहकर वो खड़ी हो गई। बेटा, 1-2 दिन की छुट्टी ले लो ना, उनके साथ कुछ समय बिता लो, श्रीमती राव ने कहा। अच्छी बात है, मैं आज लीव के लिए अप्लाई करती हूँ, गौरी ने खुश होते हुए कहा और सबको बाय करके चली गई। नारायणी जी, माफ़ कीजिएगा, मैंने तो बहुत कोशिश की इसको मनाने की कि आपके साथ चली जाए, मगर वो बहुत ज़िद्दी है, नहीं मानी। आंटी, आप परेशान ना हो, ज़िद्दी तो होंगी ही, क्योंकि हमारी मॉम भी कम ज़िद्दी नहीं है। वो वही करती हैं जो खुद चाहती हैं, तो हमारी प्रिंसेस भी किसी से कम थोड़ी है। आके बेटी तो इन्हीं की है ना, तो इन्हीं की जैसे ज़िद्दी होगी। वैसे आंटी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमारी प्रिंसेस की इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से परवरिश की है, इन्हें संस्कारी बनाया है। हम आपका यह एहसान कभी भी नहीं भूल सकते। कोई और होता तो उस छोटी सी बच्ची को या तो वहीं छोड़ देता या फिर अपने घर में लाकर भी नौकरों के बच्चों जैसा व्यवहार करता, या पता नहीं किस चौराहे पर भीख मांग रही होती। थैंक गॉड, हमारी प्रिंसेस को आप मिल गई। नयन ने श्रीमती राव के पैरों के पास बैठकर उनके घुटनों पर अपना सर, अपने दोनों हाथ रख दिए। श्रीमती राव ने बड़े प्यार से नयन को कंधे से उठाया। नयन की बातें सुनकर उनका दिल भर आया था। आपको पता है, गौरी ने एक बार कहा था कि अगर मैंने उसे उस दिन वहाँ से ना उठाया होता और वहीं छोड़ दिया होता, तो हो सकता है हमारे मॉम डैड हमें ढूंढते हुए आते और हम उन्हें मिल जाते। श्रीमती राव ने कहा। वो गलत सोचती है, ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि ये होता कि उनके शरीर पर गहने देखकर कोई भी उन्हें वहाँ से उठा कर ले जाता और गहने लूट कर उन्हें वहीं छोड़ जाता। फिर उनके साथ क्या होता कोई कह नहीं सकता, और ना ही हम कोई कल्पना करना चाहते हैं। जो भी होता अच्छा नहीं होता, हम इतना जानते हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो उन्हें उठाकर अपने साथ ले गए। नारायणी तो चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही थी, मगर कुछ बोल नहीं रही थी। गौरी ने ऑटो हायर किया और ऑफिस पहुंच गई। उतरते समय उसका घुटना ऑटो के फ्रेम में लग गया और वो दर्द से चीख पड़ी। चीखने की आवाज़ सुनकर वीर प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा। वो अभी अभी कार से नीचे उतरे थे। उन्होंने देखा कि गौरी ऑटो से उतरकर अपना घुटना पकड़े ज़मीन पर बैठ गई है। बिल्कुल पागल है ये लड़की, ज़रा सा भी सब्र नहीं है। इतना कहते हुए वो वापस मुड़े और उसके पास लंबे लंबे डग भरते हुए पहुंच गए। आप ठीक तो है ना? इतना कहकर उन्होंने गौरी को कंधे से पकड़कर खड़ा कर दिया। गौरी अपना पैर टिका ही नहीं पा रही थी, इस वजह से वो लड़खड़ा गई, तो उन्होंने अपनी बाहों का सहारा देकर उसे संभाल लिया। आप छुट्टी कर लेती जब आपकी हालत ठीक नहीं थी तो। वैसे तो फालतू घूमने के लिए खूब छुट्टियां ले लेती हैं आप, और जब ज़रूरत हो तो। इतना कहकर उन्होंने अपने ड्राइवर को कार लेकर आने का इशारा करके बुलाया। ड्राइवर कार लेकर वहां आ गया। उसने नीचे उतरकर पीछे का दरवाज़ा खोल दिया।
चलिए कार में बैठिए, कहकर उन्होंने गौरी को पकड़कर कार के पीछे वाली सीट पर बैठा दिया और खुद भी वहीं बैठ गए। सर आप? वो हैरान हो गई। हम आपको आपके घर छोड़कर आ रहे हैं। लेकिन सर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप कुछ नहीं बोलेंगी। दिख रहा है कि आप ठीक नहीं हैं, इसीलिए हम आपको 2 दिन के लीव दे रहे हैं। आप बाद में एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा। वीर प्रताप रौबदार आवाज में बोले। कार इनके घर की तरफ ले चलिए। ड्राइवर ने टर्न लिया और कार सड़क पर सर पर दौड़ने लगी। रास्ते में दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जहां गौरी की नजरें सीधी सड़क पर थी, वहीं वीर प्रताप की नजरें बार बार गौरी की तरफ चली जाती। करीब 30 मिनट के बाद गौरी के घर के आगे रुक गई कार। ड्राइवर नीचे उतरा और वीर प्रताप की तरफ का दरवाजा खोल दिया। वह नीचे उतरी और उन्होंने घूमकर गौरी की तरफ आकर कार का दरवाजा खोला और उसकी बाह पकड़ ली। आराम से बाहर निकल कर आइए। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे बाहर आ गई। वीर प्रताप ने उसे सहारा दे रखा था ताकि सीधी खड़ी हो सके। कॉल बेल बजाइए, उन्होंने ड्राइवर को ऑर्डर दिया। ड्राइवर आगे जाकर गेट पर लगे कॉल बेल को पुश करने लगा। कुछ ही देर में नयन और श्रीमती राव गेट पर आ गए। अरे, प्रिंसेस को क्या हुआ? नयन एकदम से आगे आ गए और गौरी को अपनी बाहों में ले लिया। इनके घुटने में तकलीफ है। इतना कहते हुए वीर प्रताप ने जैसे ही गौरी के घुटने की तरफ इशारा किया, उसमें से खून बह रहा था। अरे, शायद जख्म खुल गया है, खून निकल रहा है। वो चिंतित होकर बोले। आप फिक्र ना करें सर, हमारे पास ड्रेसिंग का सामान पड़ा हुआ है, हम खुद ही ड्रेसिंग कर लेंगे, गौरी ने कहा। अंदर आइए ना सर, कुंवर नयन बोले। नहीं, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है, हमारी मीटिंग भी है। इतना कहकर वो मुड़े और कार में जाकर बैठने लगे। अरे साहब, अंदर आ जाइए ना, आप मेरी बेटी को घर तक छोड़ने आए हैं, हमको आपको धन्यवाद भी नहीं बोल सके। कम से कम एक कप कॉफी तो पीते जाइए, हमें अच्छा लगेगा, श्रीमती राव आगे आकर बोली। फिर कभी? वीर प्रताप ने मुस्कुराकर श्रीमती राव से कहा। अरे, ये मुस्कुराता भी है, कितना क्यूट लग रहा है। हमें नहीं पसंद, बहुत खड़ूस और बदतमीज है। इसकी वजह से हम अपने पापा को उनके आखिरी वक्त नहीं देख पाए थे। आई हेट यू मिस्टर खड़ूस सीईओ। और वीर प्रताप की तारीफ करते करते अचानक गौरी का बुरा सा मुंह बन गया जब उसे पहली बार का वाकया और मुलाकात याद आ गया। वीर प्रताप कार में बैठ गए और ड्राइवर को आगे बढ़ने का इशारा किया। उन्होंने खिड़की से सर बाहर निकाला और बोले, 2 दिन की छुट्टी है आपकी, रेस्ट करिएगा। और फिर सबको बाय करके वहां से चले गए। ये आपके मैनेजर हैं क्या? श्रीमती राव और नयन ने एक साथ पूछा। अरे नहीं, यही तो है हमारे खड़ूस सीईओ। पता नहीं आज कैसे हम पर इनको दया आ गई और हमें ऑफिस में घुसने भी नहीं दिया कि घर छोड़ने आ गए। वैसे तो जब छुट्टी मांगो तो कैंसिल कर देते हैं, खड़ूस कहीं के। वैसे अच्छा हुआ बिना कहे छुट्टी मिल गई, कहकर वो हंस पड़ी। ऐसा क्या हो गया था कि आपको ऑफिस के अंदर घुसने से पहले ही छुट्टी मिल गई? अरे भैया, जब हम ऑटो से उतर रहे थे तब हमारा घुटना ऑटो बॉडी से बड़ी जोर से टकरा गया था और हम दर्द से चिल्ला उठे थे। बस खड़ूस ने सुन लिया, वो वहीं पर खड़े थे। तेजी से हमारे पास आ गए और हमें पकड़कर कार में बिठा दिया और बोले, आप 2 दिन की छुट्टी लेकर घर पर आराम करें। बस यहाँ तक छोड़ने आ गए, इतनी सी बात। इतना कहकर वो फिर हंस पड़ी। तीनों हंसते हुए अंदर जाने लगे। नयन ने गौरी को अपनी बाहों का सहारा दे रखा था और धीरे धीरे उसे अंदर ले गए। नयन के जाने का मूड नहीं था, मगर मुंबई में भी उनका काम देखने वाला कोई ना कोई तो होना ही चाहिए था। कुंवर नमन तो लंदन में थे और घर पर सिर्फ समीक्षा, अनाहिता और उनके बच्चे थे। अनाहिता मुंबई और मड आइलैंड का बिजनेस देख लेती थी, मगर समीक्षा को बिजनेस का कोई शौक नहीं था, तो वह घर पर बैठे बच्चों को संभालती थी। हालांकि नयन और नारायणी ने काफी समझाया भी कि बिजनेस पर भी ध्यान दो, पढ़ी लिखी हो, तो उसका यही जवाब होता था, जितना हमने कर लिया, अब उसके बाद हम आराम से घर परिवार देखेंगे। अब वो चारों बच्चों को, यानी अपनी जेठानी के 2 बच्चे और अपने 2 बच्चों को संभालती थी। इस हिसाब से एक समय की तेज तर्रार स्क्वाड्रन लीडर एक घरेलू महिला बन चुकी थी और वो उसी में ही खुश थी। नयन ने दोपहर बाद की फ्लाइट पकड़ी और मुंबई के लिए टेक ऑफ कर गया। नारायणी, श्रीमती राव और गौरी घर में बैठे खूब एंजॉय कर रहे थे। कभी नारायणी गौरी को उसके बचपन की बातें, शरारतें बतलाती तो कभी श्रीमती राव गौरी के किस्से सुनाती। श्रीमती राव तरह तरह के विशेष डिशेस बनाकर दोनों को खिला रही थी, लेकिन नारायणी और गौरी के मन में एक गांठ सी भी बनी हुई थी जिसे खोल पाना संभव नहीं हो पा रहा था। गौरी पास में बैठी सुनती और हंसती रहती। अभी तक उसने नारायणी को माँ कहकर नहीं पुकारा था, जिसे नारायणी ने महसूस किया था। हालांकि उसे बुरा लगता है, मगर अभी चुप है।
उसे नयन ने अच्छी तरह से समझा दिया था कि उसके ऊपर किसी प्रकार का टेंशन न डाला जाए और ना ही खुद इस बात का टेंशन ले। कुछ समय बाद सब कुछ सही हो जाएगा और प्रिंसेस हमारे पास आ जाएगी। 2 दिन बाद आज सुबह के 7 बजे नारायणी तैयार होकर बैठ गई थी और सभी नाश्ता कर रहे थे। थोड़ी देर में ही नारायणी को एयरपोर्ट जाना था। गौरी ने फोन करके कैब बुला लिया था। कुछ देर बाद तीनों कैब में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। बेटा, आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करें, मजबूरी है। आपके पापा इंडिया आने वाले हैं, तो उनके सामने रहना जरूरी है, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि हम यहाँ पर आए हैं। हम दरअसल यहाँ पर छुप कर आए हैं, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं कि हम यहाँ इस जगह पर अपनी यानी कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन में आए। वो इसीलिए क्योंकि उस दिन यहाँ पर आप खो गई थी। इस वजह से उन्हें यहाँ पर आना अच्छा भी नहीं लगता है। वो तो कभी भी यहाँ आने का नाम ही नहीं लेते। हमने तो कई बार कहा है कि चलते हैं, बाबा के दर्शन करके आते हैं, मगर वो कहते हैं कि बाबा ने हमारी बेटी छीनी है, हम नहीं जाएंगे उनके दरबार में। कोई बात नहीं, उनके जाने के बाद फिर आ जाइएगा, फिर ऐसे ही हफ्ते भर तक रह लीजिएगा, श्रीमती राव ने कहा। गौरी ने सर हिलाकर उनकी बात का समर्थन किया और बोली, हाँ जी, आप आइएगा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, आपसे बातें करके। एक बार तो माँ कह दो उन्हें, श्रीमती राव ने कहा। मॉम, हमें समय लगेगा अपने आप को ढालने में, प्लीज आप तब तक इंतजार करिए। हम जानते हैं आपको बुरा लग रहा होगा, मगर हमें बड़ा अजीब सा लगता है। आप यहाँ दोबारा आइएगा और होटल में नहीं, हमारे साथ रहिएगा। हमारा घर भले ही छोटा है, मगर हमारी मॉम का दिल बहुत बड़ा है। हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। गौरी नारायणी का हाथ बड़े प्यार से पकड़कर बोली, आप हमें मिल गई हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी सौगात है बाबा महाकाल की। आपने हमें अपना लिया है, पहचान लिया है, इतना ही काफी है। फिलहाल बाकी बातें बात की हैं, देख लेंगे, सोच लेंगे हमें क्या करना है। नारायणी ने भी उसके हाथ पर थपथपाते हुए कहा। तीनों एक दूसरे के गले मिले और नारायणी एयरपोर्ट के अंदर चली गई। गौरी ऑफिस पहुंची तो पता चला कि वीर प्रताप अपनी रियासत स्वर्णगढ़ी चले गए। चलो छोड़ो, अच्छा हुआ कम से कम खरूस का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना कहकर गौरी ने एक गहरी सांस ली और अपना काम करने लगी। लंच का समय हुआ तो गौरी अपना लंच बॉक्स लेकर कैंटीन की तरफ निकल गई और अपनी फेवरेट कोने की सीट पर कर बैठ गई। वेटर को कहकर उसने अपना फेवरेट आलू चाट मंगवा लिया था। जैसे ही उसने अपना टिफिन खोला, टेबल पर सजाया, तभी उसके सामने की चेयर पर कोई आकर बैठ गया। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने अंशुल प्रताप मुस्कुराए हुए बैठे थे। अरे, आप लोग अपने रियासत से वापस आ गए? गौरी ने प्लेट में खाना डालते हुए कहा। हम तो गए ही नहीं, सिर्फ बड़े भाई साहब ही गए हैं, अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा। हम भी लंच करेंगे आपके साथ, वो तो आपकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा था, भुक्कड़। बिना खाना खाए आप यहाँ से टलेंगे नहीं, गौरी ने कहा और अपने साथ लाए हुए टिफिन को 2 जगह पर डालने लगी। प्लेट में खाना डालकर उसने कुंवर को पकड़ा दिया और खुद टिफिन बॉक्स में खाने लगी। हमें तो आपके घर पर जाकर खाना खाने की बहुत बड़ी तमन्ना है। आराम से बैठकर बहुत सारी डिशेस की खुशबू लेते हुए, आपकी मॉम से बातें करते हुए शांति से आराम से बैठकर खाने की इच्छा होती है, पर आप तो कभी बुलाएंगी नहीं, अंशुल प्रताप ने खाना खाते हुए कहा। हमने अपने घर में कोई लंगर नहीं खोल रखा है, जो भी कोई आए और खाना आकर खा जाए, गौरी ने उन्हें घूरते हुए कहा। बहुत बड़े बदतमीज हैं आप, आपको तो पता ही नहीं चलता कि सामने वाले को क्या महसूस होता है आपकी बातें सुनकर, अंशुल प्रताप ने नाराजगी जाहिर की। हाँ, हम बदतमीज हैं, और हम बदतमीज का खाना खाकर आप भी बदतमीज हो गए हैं। आपको भी शर्म आनी चाहिए। फिलहाल हमारा खाना खत्म हो गया है, हम जा रहे हैं। गौरी खड़ी हो गई। अरे बैठिए ना, ये कहाँ का तरीका है कि हम बैठे खाना खा रहे हैं और आप जा रही हैं? कम से कम थोड़ी देर तो बैठिए। अच्छा, कॉफ़ी ले आइए, तब तक कॉफ़ी पीने का मूड हो रहा है। हम कॉफ़ी की पेमेंट नहीं करेंगे, आप खुद पेमेंट करिए और कॉफ़ी लेकर आइए, खुद से भी कुछ करना होता है। इतना कहकर गौरी वापस बैठ गई। अच्छा, वेटर को तो बुलवा लीजिए, अंशुल प्रताप ने अपना खाना खत्म करके कहा। आप हैंड वॉश करके आइए और वापसी पर कॉफ़ी के लिए बोल दीजिएगा। इतना तो आप ही कर सकते हैं। हद हो गई, आप तो बिल्कुल बेशर्मों की तरह बिहेव कर रहे हैं। अंशुल प्रताप ये कहते हुए वॉश बेसिन की तरफ चले गए। कुछ देर में लौटे तो उनके हाथ में कॉफ़ी के 2 मग थे। एक कॉफ़ी का मग उन्होंने गौरी के आगे रख दिया और दूसरा कप खुद पीने लगे। फ्लाइट के लैंड होते नारायणी ने अपना मोबाइल एयरप्लेन मोड से हटाया तो धड़ाधड़ उस पर कुंवर समर के मिस कॉल नजर आए।
नारायणी ने मुस्कुराकर कुंवर समर को फोन लगा दिया। हाय स्वीट हार्ट, नारायणी ने कहा। हाय, कहाँ हैं आप? हम कब से आपको कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं। कुंवर समर की आवाज आई। पहले आप बताइए, आप कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं क्या आप? आने का इरादा है या नहीं? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको हमारा ही इंतजार हो रहा है बेसब्री से। कुंवर समर ने कहा और फोन काट दिया। क्या मतलब? और ये आधी बात करके फोन क्यों काट दिया? नारायणी ने फोन को देखा और बड़बड़ाई। उसने तुरंत कुंवर नयन को फोन लगा दिया। नयन के हेलो की आवाज सुनते ही नारायणी ने कुछ कहना चाहा, तभी फोन कटने की आवाज आ गई। नारायणी ने फिर दोबारा फोन लगाया, मगर अब कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। ओ माय गॉड, क्या हो गया? छोटे कुंवर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? नारायणी ने तुरंत कुंवर नमन, जो कि बड़े बेटे हैं, उनको फोन कर दिया। लॉन्ग डिस्टेंस की रिंगटोन आ रही थी। इसका मतलब कुंवर नयन यहाँ पर नहीं है, नारायणी ने मन ही मन कहा और कॉल कट कर दिया। कुछ ही देर में नारायणी लगेज बेल्ट के सामने खड़ी अपने लगेज का इंतजार कर रही थी। उसने एक बार फिर कुंवर नयन को फोन मिलाया। इस बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हे महादेव, हमारे छोटे कुंवर सही सलामत हों। नारायणी ने मन ही मन महादेव को स्मरण किया और अपना लगेज उठाकर बाहर एग्जिट गेट की तरफ आ गई। जैसे ही उसकी निगाह गेट पर गई, नारायणी सकते में रह गई। एग्जिट गेट पर कुंवर समर और नयन दोनों बाप बेटे खड़े नारायणी का इंतजार कर रहे थे। नारायणी ने खुद को जल्दी से संभाला और बड़े प्यार से अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए कुंवर समर की तरफ बढ़ गई और उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। उन्होंने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर प्यार भरा चुंबन जड़ दिया। नारायणी ने उनके कंधे से पीछे खड़े नयन की ओर देखकर इशारा किया कि ये कब आए। इससे पहले कि नयन कुछ इशारा कर पाते, कुंवर समर ने नारायणी को अपनी बाहों से आजाद कर दिया और नयन की तरफ मुड़े। फलस्वरूप नयन कुछ ना कह सके। कहाँ से आ रही है आपकी सवारी? कुंवर समर ने नारायणी का लगेज अपने हाथ में लेते हुए कहा। छोटे कुंवर, क्या आपने अपने डैड को बताया नहीं हम कहाँ से आ रहे हैं? नारायणी ने नयन की तरफ देखकर कहा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कुंवर समर ने कहा। घर चलकर बात करें, हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। नारायणी ने बात को टालने की गरज से कहा। खुशखबरी तो यहाँ पर भी दी जा सकती है, कुंवर समर बड़े गंभीर स्वर में बोले। डैड, हम ड्राइवर को फोन करके गाड़ी यहीं बुलवा लेते हैं। नयन बीच में बोले और बोलते बोलते उन्होंने नारायणी को मैसेज कर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं बताया है। नारायणी के मोबाइल में मैसेज का रिंगटोन बजा। उसने मोबाइल में देखा, मैसेज नयन का था। किसका मैसेज है? कुंवर समर ने पूछा। कुछ खास नहीं, आपके मतलब का नहीं है, नारायणी ने कहा और मैसेज डिलीट कर दिया। अब क्या बहाना बनाऊं? नारायणी मन ही मन सोचने लगी। क्या मैं सच कह दूं? पर डांट पड़ेगी मुझे, हमेशा वहां जाने से मना करते रहे हैं। उफ, ये तो अब मैं क्या कहूं? नारायणी उलझ कर रह गई थी और कुंवर समर उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आप कब आए? नारायणी ने दोबारा पूछा। हम कल रात आ गए थे। आपको यहाँ ना देखकर हमें बड़ा दुख हुआ। आप हमारी पीठ पीछे हमें बिना बताए ऐसे कहाँ चली गई थी? और बड़े अफसोस की बात है, हमें घर में भी किसी ने नहीं बताया कि आप कहाँ पर गई हैं। दोनों बहुएं आपके, ये जनाब लाडले, कोई नहीं जानता था कि आप कहाँ गई हैं। या जानबूझकर इन लोगों ने हमें नहीं बताया। हम आप पर कोई गलत शक नहीं कर रहे हैं, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखती हैं। आपके साथ ना तो कोई बॉडीगार्ड है और ना ही आपकी कोई मेड आपके साथ है। ऐसे अकेले कहाँ चली गई थी? आपको पता है, सारी रात हम नहीं सोए हैं, आप ही के बारे में सोचते रहे कि आप कैसी है, कहाँ है, क्या कर रही हैं, सुरक्षित है या नहीं। कई सारी बातें मन में आती रही। हम आपको फ़ोन करना चाहते थे, मगर हमने सोचा कि अगर आप अपने जाने को सीक्रेट रखना चाहती है तो कोई बात नहीं, वापसी में तो आप आकर बता ही देंगी, इसीलिए हमने आपको फ़ोन नहीं किया। आप नहीं समझ सकती कि हम कितना परेशान थे आपके लिए, कुंवर समर गंभीर स्वर में बोले जा रहे थे। नारायणी की निगाहें जमीन पर टिकी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पाई, पर कुंवर समर के दिल की हालत समझ रही थी। चलिए गाड़ी में बैठिए। कुंवर समर ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे का दरवाजा खोलकर बड़े प्यार से अंदर बैठा दिया और खुद भी नारायणी को साइड हक करके बैठ गए। नयन आगे बैठ गए थे। गाड़ी में गहरी खामोशी थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसे ही खामोशी से सभी अपने बंगले मड आइलैंड में पहुंच गए थे। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। खड़ूस सीईओ ऑफिस में ना हो तो मजा आता है। कौरी ने लंच में अंशुल प्रताप के प्लेट में खाना डालते हुए कहा। ज्यादा खुश मत होइए, आने वाले हैं 3-4 दिन में, और 3-4 दिन ऐश कर लीजिए।
ऐश हम नहीं, आप करिए और 3-4 दिन आप हमारे साथ लंच कर लीजिए। उसके बाद तो फिर अपने उस खड़ूस भाई के साथ ही आपको लंच करना पड़ेगा। इतना कहकर गौरी हंस पड़ी। यार, हमारे मुंह का जायका तो खराब मत करिए, अंशुल प्रताप मुंह बनाकर बोले। गौरी जोर से हंस पड़ी। एक बात कहें हम आपसे, अंशुल प्रताप बोले। कहिए। आप दूसरों को तो कहती हैं कि वो खड़ूस हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तो आप खड़ूस हैं। लेकिन हमें आपका खड़ूस होना अच्छा लगता है। ये क्या बात हुई, आपको हमारा खड़ूस होना अच्छा लगता है? हाँ, बातों में, पर जब आप हमको हड़का देती है ना छोटी छोटी बातों पे, तो हम डर जाते हो, बुरा भी लगता है। हम तो आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, हमने आपको कभी भी कोई बुरी बात नहीं कही है, फिर भी आप हमें हड़का देती हैं। हमें ना चिपकू लोग और एटीट्यूड दिखाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपना एटीट्यूड तो नहीं दिखाते, मगर चिपकू बहुत हैं। वो हंसते हुए बोली। और हमारे भाई साहब? वो हंसे। वो तो एक नंबर के खड़ूस एटीट्यूड वाली पर्सनालिटी हैं। आप उनकी बात तो मत ही करिए, हमें अच्छा नहीं लगता। आई हेट हिम। अच्छा, अब खाना खत्म हो गया, चलिए कॉफी पिलाइए, वरना फिर कहेंगे हमने आपकी कॉफी नहीं पी। अंशुल प्रताप उठे और काउंटर पर जाकर पेमेंट करके 2 कॉफी मग उठा कर ले आए। दोनों ने कॉफी पी और फिर अपने अपने कैबिन में जाकर काम करने लगे। जारी है।